हेलो दोस्तों, वेलकम टू एके इंस्टीट्यूट। आप सभी दोस्तों का मैं शुक्ला बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम बात करें दोस्तों ये थर्ड सेमेस्टर के सभी छात्र छात्राओं के लिए जिनका हिस्ट्री सब्जेक्ट है। और हिस्ट्री में आज के नए मॉडल पेपर के साथ हम आपके बीच में आए हुए हैं, जो आपका प्रश्न पत्र है आधुनिक भारत का इतिहास। इसमें दोस्तों जो भी आपके प्रश्न आपके पेपर से रिलेटेड में पूछे गए थे वो आपको मॉडल पेपर आपके बीच में लेके आए हैं, जिससे कि आपके पेपर की दृष्टि से बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट यानी कि जो क्वेश्चंस है उसको सॉल्व करेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर चैनल में आप नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, प्लस में बेल आइकन दबा दीजिए, आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक बिल्कुल मिलता रहे। और दोस्तों आज की वीडियो में हम कुछ नए प्रश्नों के साथ साथ कुछ नए टॉपिक भी सीखेंगे, जो आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो तथ्य है वो साबित होगा। जहाँ की तक आपका सवाल रहेगा कि जो आपको टॉपिक समझ में नहीं आएगा वो आपको पूर्ण रूप से यहाँ से पढ़ के समझ जाएंगे कि क्या चीज़ें हमें पढ़ना है, कौन से हमारे जो प्रश्न हैं वो महत्वपूर्ण हैं। तो ये सारी आपको यहाँ पे मॉडल पेपर से आप लोग समझेंगे। तो दोस्तों आइए चलते हैं प्रश्नों के साथ, यानी कि किस तरीके से मॉडल पेपर में हम पढ़ेंगे और क्या क्या प्रश्न आए हुए हैं आपके मॉडल पेपर में। इसमें आपको बताया ही गया है बीए थर्ड सेमेस्टर इतिहास यानी हिस्ट्री है। प्रश्न पत्र आपका आधुनिक भारत का इतिहास है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत जो आपका सेमेस्टर वाइज क्लासेस चल रही हैं, तो यानी कि थर्ड सेमेस्टर के सभी छात्र छात्राओं के लिए ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है। अब आता है सभी प्रश्न पर, यानी कि खंड आ से सभी प्रश्न करने हैं और प्रत्येक प्रश्न का जो आंसर है वो आपको 50 शब्दों में देना है। पहले का फर्स्ट प्रश्न यहाँ पे बताया गया है आपको कि भारत में डेनिश कंपनी की स्थापना के बारे में बताइए। अब भारत में जब डेनिश कंपनी आई थी तो इसकी स्थापना किस तरीके से हुई थी, किस सन में हुई थी, और इनकी जो फैक्ट्री लगी थी वो कब लगी और किसके द्वारा ये बैठाई गई। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको पढ़ना पड़ेगा। अब जैसे यहाँ पे आप लोग लिखेंगे कि सन 1916 ईस्वी में, सन 1616 ईस्वी में अंग्रेज़ों के पश्चात डेनिश भारत आए। जब डेनिश भारत आए 1616 ईस्वी में, भारत के जरिए, जब अंग्रेज़ों के जरिए डेनिश भारत आए तो 1620 ईस्वी में, 1616 में वो आए और 1620 ईस्वी में ट्रांकब्यूर यानी कि ट्रांकब्यूर के तंजौर ज़िले में उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की। और 1676 ईस्वी में यानी कि सीरमपुर यानी कि बंगाल, सन 1676 में, यानी कि सीरमपुर कहाँ पड़ता है, बंगाल में इन्होंने दूसरी फैक्ट्री की स्थापना की। और उसी कालांतर में डेनिश कंपनी भारत में अधिक ध्यान नहीं दे पा रही थी और दूसरी ओर जो फ्रांसीसियां और अंग्रेज़ों के मध्य युद्ध के चलते इन्हें यहाँ विकास की जो अधिक संभावनाएं नहीं लग रही थी। अतः 1845 ईस्वी में डेनिश कंपनी ने अपनी समस्त संपत्ति अंग्रेज़ों को बेच दी। जब डेनिश ने को लगा कि हम भारत में अपनी कंपनी का कोई लाभ नहीं है, तो उन्होंने क्या करी कि जो जितनी भी कंपनी की जितनी भी इन्होंने फैक्ट्रियां लगवाई थी वो सारे 1845 में इन्होंने अंग्रेज़ों के हाथों ये अपना बेच बाच के अपने डेनिश वापस चले गए। तो ये थे भारत में जब डेनिश के बारे में, जब ये अंग्रेज़ों के जरिए भारत में अपनी कंपनी की स्थापना की थी उसके बारे में। सेकंड नंबर आता है आपका उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद किसे कहते हैं, उपनिवेशवाद का मतलब क्या होता है। इसमें ये चीज़ें बताई जाती हैं कि किसी समृद्धि और शक्तिशाली, उपनिवेश का मतलब होता है किसी समृद्धि और शक्तिशाली राष्ट्र द्वारा अपने विभिन्न हितों के साधने के, यानी अपने विभिन्न हितों को साधने के लिए, यानी साधने का मतलब होता है या परिचय के लिए, क्या होता है, परिचय के लिए, किसी निर्बल परंतु प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण राष्ट्र के विभिन्न संसाधनों का शक्ति के बल का उपभोग करना। या उपनिवेशवाद में उपनिवेश की जनता शक्तिशाली विदेशी राष्ट्र द्वारा शासित होती है। वस्तुतः किसी शक्तिशाली राष्ट्र द्वारा निहित स्वार्थवश किसी निर्बल राष्ट्र के शोषण को हम उपनिवेशवाद की संज्ञा देते हैं। टोटल कहने की बात ये होती है दोस्तों कि जो किसी शक्तिशाली देश होता है
और किसी शक्तिशाली देश द्वारा स्वार्थवश यानी कि अपना कोई स्वार्थ न हो किसी निर्बल राष्ट्र के शोषण को हम उसकी यानी कि बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी हम लालच के अगर किसी दूसरे राष्ट्र को हम शोषण करते हैं तो उसी को हम उपनिवेशवाद कहते हैं। तो आई होप आपको फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन समझ में आया होगा। थर्ड क्वेश्चन आपका आता है बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन किसे कहते हैं, इसमें आपको लिखना होगा लॉर्ड कर्जन ने, जब बंगाल विभाजन हुआ तो लॉर्ड कर्जन ने 1903 ईस्वी में बंगाल का दौरा किया तथा वहाँ की जनता में प्रबल राष्ट्रवादी भावनाओं को देखकर बंगाल के विभाजन की योजना बनाई और इसी उद्देश्य से लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का दौरा किया तथा वहाँ के मुसलमानों को समझाया और इस विभाजन का मुख्य उद्देश्य हिंदू व मुस्लिम में फूट डालना था, हिंदू व मुस्लिम में फूट डालना था। साथ ही बंगाल में बढ़ती हुई राष्ट्रवादी भावनाओं को रोकना था। सन 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को इस योजना को लागू कर दिया और इस विभाजन का विरोध हुआ तो 1911 ईस्वी को यह विभाजन वापस ले लिया गया। तो ये था बंगाल विभाजन का पहला उद्देश्य। बंगाल विभाजन किस तरीके से अपना बंगाल का विभाजन हुआ और इसका जो मत था वो किसके द्वारा हुआ था दोस्तों, ये हुआ था लॉर्ड कर्जन के द्वारा। लॉर्ड कर्जन जब पहली बार वहाँ पे गए और वहाँ पे समझाया यानी कि मुस्लिम, वहाँ के जो मुस्लिमें थे उनको समझाया लॉर्ड कर्जन ने और फिर उन्होंने उनका जो प्रथम उद्देश्य था हिंदू और मुस्लिम में फूट डालना और उसी की वजह से जो बंगाल का विभाजन हुआ यही इनका मूल तथ्य था। उसके बाद फिर आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका आता है रैयतवाड़ी बंदोबस्त। अब रैयतवाड़ी बंदोबस्त में आता है आपका कि इस व्यवस्था का जो प्रमुख रूप में मद्रास व बम्बई प्रेसिडेंसियों में कैप्टन रीड थॉमस के निर्देशन में प्रारंभ हुआ। जो रैयतवाड़ी बंदोबस्त था वो जो ये व्यवस्था थी वो मद्रास व बम्बई के प्रेसिडेंसियों में कैप्टन रीड थॉमस के निर्देशन में प्रारंभ हुआ और इस व्यवस्था में भूमि धारक को ही भूस्वामी मानकर उसके साथ भू राजस्व की शर्तों का निर्धारण कर कबूलियत पर हस्ताक्षर करा लिए गए और यहाँ किसानों ने 1/2 यानी कि आधा कर प्रदान करने की स्वीकृति दी और यह किसान व सरकारी कोष में सीधा समझौता था। यह व्यवस्था 1812 ईस्वी में लागू की थी। अब जो रैयतवाड़ी बंदोबस्त था तो दोस्तों इसका मतलब तो इस जो रैयतवाड़ी बंदोबस्त है ये किसानों का एक दे कर होता है। जो रैयतवाड़ी बंदोबस्त है क्या है, एक प्रकार का कर था जो किसानों पर को हस्ताक्षर की उनको भूस्वामी मानकर, यानी कि अगर जिनका यानी कि खेत है उन्हीं को भूस्वामी मानकर उनको आधा कर देना पड़ता था यानी सरकार के कोष में। तो ये इस पे इन्होंने साइन करवा लिया और इसी को दे दिया रैयतवाड़ी ही बंदोबस्त, यानी कि रैयतवाड़ी बंदोबस्त कर का नाम दे दिया गया। उसके बाद फिर आता है 5 नंबर क्वेश्चन आपका प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज में आप लोग लिखेंगे दोस्तों, प्रार्थना समाज में आता है कि ब्रह्म समाज का सबसे अधिक प्रभाव महाराष्ट्र में पड़ा। जो प्रार्थना समाज का मूल तत्व था इसके फलस्वरूप 1867 ईस्वी में केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई और इसके जो प्रमुख सदस्य थे वो न्यायाधीश महादेव गोविंद रानडे, सर RJ भंडारकर तथा नारायण चंद्रवारकर थे। इनके 5 उद्देश्य थे, कौन कौन से। फर्स्ट नंबर तो था अछूतोद्धार का प्रोत्साहन। अछूतोद्धार का प्रोत्साहन का मतलब होता है दोस्तों जो निम्न जात के होते थे तो उनको अछूतोद्धार का प्रोत्साहन कि उनको आगे की ओर बढ़ावा देना। सेकेंड नंबर था कि जाति प्रथा का बहिष्कार करना, जो जाति प्रथा थी उसको बहिष्कार करना था। उसका फिर स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन देना, फिर बाल विवाह का विरोध करना। इनकी जो 5 स्थितियाँ थी वो यहाँ पे इस तरीके से थी। इनके 5 अछूतोद्धार का प्रोत्साहन, जाति प्रथा का बहिष्कार, स्त्री शिक्षा का प्रोत्साहन तथा बाल विवाह का विरोध। तो ये था उनका जो प्रार्थना समाज का मुख्य उद्देश्य था उसके बारे में था। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, बहावी आंदोलन। बहावी आंदोलन क्या है दोस्तों।
वहाबी आंदोलन की 18वीं शताब्दी के प्रथम भाग में अरब निवासी अब्दुल वहाब, जो 18वीं शताब्दी की बात है कि इसके प्रथम भाग में 18वीं शताब्दी के प्रथम भाग में बताया गया है कि जो अरब निवासी अब्दुल वहाब के नेतृत्व में वहाबी आंदोलन चलाया गया और इस आंदोलन में इस्लाम की पवित्रता, ईश्वर की एकता और मनुष्य की समानता के पर विशेष बल दिया गया। और भारत में इस आंदोलन का प्रचार प्रसार रायबरेली के सैयद अहमद ने किया और इस आंदोलन ने कुरान का फारसी अनुवाद सुलभ कराया। तो ये था वहाबी आंदोलन का मतलब। तो वहाबी आंदोलन किसके नेतृत्व में चलाया गया दोस्तों? ये अब्दुल वहाब के नेतृत्व में चलाया गया था। और इसमें वहाबी आंदोलन का जो आंदोलन में इनका जो मुख्य उद्देश्य था, इनकी समानता, इनका जो बल दिया गया था, उन्होंने बताया था कि इस्लाम की पवित्रता का, ईश्वर की एकता का और मनुष्य की समानता पर इन्होंने अपना विशेष मत प्रकट किया था। तो ये था आपका 6 नंबर क्वेश्चन। उसके बाद फिर आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, अहमदिया आंदोलन। अहमदिया आंदोलन में आता है आपका 7 नंबर। अहमदिया आंदोलन में मिर्ज़ा गुलाम अहमद, जो मिर्ज़ा गुलाम अहमद के नेतृत्व में पंजाब के गुरदासपुर ज़िले के कादिया नगर में सन 1889 ईस्वी में इस आंदोलन का प्रारंभ हुआ। यानी कि अहमदिया आंदोलन आपको 1889 ईस्वी में मिर्ज़ा गुलाम अहमद के नेतृत्व में पंजाब के गुरदासपुर ज़िले के कादिया नगर में आंदोलन प्रारंभ किया गया था। मिर्ज़ा मुहम्मद पाश्चात्य विचारधारा यानी थियोसॉफिकल दर्शन तथा हिंदुओं के सुधार आंदोलन में बहुत प्रभावित थे और वे इस्लाम को सरल बनाने के पक्ष में थे। इस आंदोलन में अंधविश्वासों का त्याग और गैर मुसलमानों के साथ सहिष्णुता का संदेश दिया, यानी कि एक साथ उनको एक विचार रूप में प्रदर्शन करने का इन्होंने अपना एक मत प्रकट किया था। उसके बाद फिर आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8 नंबर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में यहाँ पे आपको लिखना होगा। इनका जन्म सन 1828 ईस्वी में हुआ था। इनकी गणना महान समाज सुधारकों में की जाती है। उन्होंने अपने सतत प्रयासों में सन 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह कानून बनाया, जिसमें 7 दिसंबर 1856 ईस्वी में ईश्वर चंद्र विद्यासागर की देखरेख में पहला कानूनी विधवा विवाह संपन्न हुआ। उन्होंने बाल विवाह एवं बहुविवाह का घोर विरोध किया, नारी शिक्षा समर्थन किया और 25 बालिका विद्यालयों की स्थापना की। तो ये था ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में। उसके बाद फिर आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, भारतीय अधिनियम सन 1909 ईस्वी में। यानी कि जो भारतीय अधिनियम है सन 1909 ईस्वी में, 1909 ईस्वी के बारे में आप जानेंगे। इसमें आता है आपका कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के लिए अंग्रेजी सरकार यानी अंग्रेज़ों के द्वारा रॉलेट एक्ट पारित किया गया और भारत में इस एक्ट का पर्याप्त विरोध हुआ। इस एक्ट में पुलिस के अधिकार में वृद्धि कर दी गई थी और इस एक्ट में पुलिस के अधिकारों में वृद्धि कर दी गई थी। वह किसी भी बिना मुकदमा चलाए जेल में डाल सकती थी और इसे 21 मार्च 1919 को लागू कर दिया गया। इसे भारत सरकार अधिनियम 1919 ईस्वी में के नाम से जाना जाता है। भारतीयों ने इसे काला कानून की संज्ञा प्रदान की। देशव्यापी हड़ताल हुई, किचलू, महात्मा गांधी आदि गिरफ्तार कर लिए गए और अनेक व्यक्ति इसमें मार दिए गए, सैकड़ों घायल हुए। नागरिकों ने भी व्यापक हिंसा का आश्रय लिया। गोली कांड की निंदा हेतु जलियांवाला बाग में इकट्ठी भीड़ पुलिस ने फायरिंग की। 13 अप्रैल 1919 को हजारों की संख्या में नागरिकों की हत्या पुलिस द्वारा की गई। तो ये था 1909 का जो रॉलेट एक्ट, उसके बारे में। उसके बाद में फिर आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, नील विद्रोह। तो ये सारे प्रश्न आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पढ़ने के लिए आपको टाइम चाहिए और अच्छे से आपको पढ़ने के लिए एक नियम भी होना चाहिए। तो आप लोग अच्छे से पढ़ के इसमें से आप एक टॉपर आप भी कहलाए जा सकते हैं। तो आपका आता है हम नील विद्रोह में बंगाल और बिहार में बहुत से अवकाश प्राप्त यूरोपियनों ने नील की खेती प्रारंभ कर दी थी। इनमें से कुछ अपनी भूमि पर खेती करते थे तो कुछ किसानों की भूमि पर
ठेके से काम करते थे। किसानों एवं मजदूर में उनका व्यवहार दासों जैसा था। उनकी इच्छा के विपरीत कार्य करने पर वे किसानों के फसलों को जला देते थे, उनके घरों को नष्ट कर देते थे, उनकी स्त्रियों से दुर्व्यवहार करते और उनके पशुओं को छीन लेते थे। विष्णु चरण विश्वास और दिगंबर विश्वास ने किसानों को संगठित कर खेती न करने के लिए तैयार किया। धीरे धीरे यह आंदोलन 12 गांवों में फैला और 1858 से 60 ईस्वी में यह कई जिलों में फैल गया और किसानों ने उस समय तक नील की खेती से इनकार कर दिया जब तक उनको पर्याप्त सुविधाएं ना दी जाए। सन 1960 में सरकार ने एक आयोग के गठन की घोषणा की, परंतु उनकी सिफारिशों से भी किसानों को स्वीकार नहीं हुई और नील की खेती बंगाल से नष्ट हो गई। तो ये था नील विद्रोह, यानी कि नील विद्रोह जब उनको सारी सुविधाएं नहीं मिली तो इसी वजह से उन्होंने नील की खेती करना बंद कर दिया। तो ये था दोस्तों सेक्शन ए के सारे प्रश्न। आई होप आप लोगों को ये सारे प्रश्न समझ में आया होगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो ज़रूर लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। उसके बाद फिर आता है आपका खंडवा सेक्शन बी में, कि इसमें केवल आपको 4 प्रश्न करने हैं और प्रत्येक प्रश्न का आंसर आपको 150 शब्दों में देना है। अब जैसे इसमें सेकंड क्वेश्चन बताया गया है कि वास्को डी गामा का कार्य एवं महत्व का वर्णन कीजिए। इसमें जो वास्को डी गामा का कार्य क्या था, इनका महत्व क्या था, इसके बारे में यहाँ पे आपको अब इसमें लिखेंगे वास्को डी गामा 20 मई 1948 को वास्को डी गामा जो है, यानी कि वास्को डी गामा 20 मई 1948 ईस्वी को कालीकट पहुँच गया। पश्चिमी तट पर कालीकट भारत का प्रमुख व्यापारिक बंदरगाह था और कालीकट के हिंदू राजा यानी कि जमोरिन यानी कि पैतृक उपाधि ने उसे सुरक्षा का अनुशासन दिया और तटीय सरदारों की विदेशियों के साथ व्यापार करने के लिए प्रोत्साहित किया, यानी कि प्रोत्साहित किया उन्हें। जमोरियन ने वास्को डी गामा को मसाले एवं जड़ी बूटियों इत्यादि ले जाने की आज्ञा प्रदान की और वास्को डी गामा को इस माल यानी कि खासकर काली मिर्च से यात्रा व्यय निकालने के उपरांत भी 60 गुना लाभ प्राप्त हुआ, जिसने अन्य यूरोपीय देशों को भी प्रोत्साहित किया और इस प्रकार पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन कुछ समय के लिए समस्त यूरोपीय व्यापार का केंद्र बन गई। वास्को डी गामा की यह सफलता विश्व के इतिहास में एक क्रांतिकारी घटना थी और जिसने विश्व इतिहास का नवीन दिशा दी। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद जी लिखते हैं, वास्को डी गामा द्वारा भारत के समुद्री मार्ग की खोज से भारत यूरोप के इतिहास में एक नवीन अध्याय प्रारंभ होता है और इससे यूरोपवासी पहले तो भारतीय भूमि पर व्यापारियों के रूप में आए और फिर उपनिवेशवादी बने और अंत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना हुई, जो 2 वर्षों से अधिक समय के बाद वास्को डी गामा सितंबर 1499 में पुर्तगाल वापस पहुंचा और राजा इमैनुअल ने उनका शानदार स्वागत किया और यह उसकी असाधारण उपलब्धि थी। तो ये था वास्को डी गामा के कार्य का सराहनीय और उनका महत्व। अब आपका आता है पुनर्जागरण। भारतीय पुनर्जागरण से आप क्या समझते हैं? 3rd नंबर क्वेश्चन है। इसमें आएगा कि पुनर्जागरण किसी भी देश के विकास की अवस्था में एक दीर्घकाल के उपरांत फिर उन्नति की ओर बढ़ने की अवस्था का नाम है पुनर्जागरण। पुनर्जागरण का पुनरुद्धार बौद्धिक आंदोलन, संस्कृति आंदोलन एवं नवजागरण इत्यादि नामों से भी जाना जाता है। भारतीय इतिहास में 19वीं सदी के अत्यंत महत्वपूर्ण सदी थी और इसी समय भारतीय जीवन में नवजागरण का स्पंदन हुआ, जिसे भारतीय पुनरुद्धार अथवा पुनर्जागरण की संज्ञा दी जाती है। हीगल महोदय जी के अनुसार कहा गया है कि बिना पुनर्जागरण के कोई सुधार संभव नहीं है और गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद भारत में अस्थायी शासन का अंत हो गया। दिल्ली सल्तनत और मुग़ल शासन के समय भारत की जो प्राचीन संस्कृति थी वो प्रछन्न सी हो गई थी और अंग्रेज़ों के आगमन एवं भारत में साम्राज्य विस्तार के कारण भारत अपनी मूल पहचान खोता जा रहा था। 19वीं सदी के शुरुआत में भारत आंग्ल शिक्षा का प्रारंभ किया था। किसका? आंग्ल शिक्षा का
शिक्षा का प्रारंभ हुआ और इससे भारतीय के जो पश्चात विचारक भी विदेशों में हो रहे घटनाक्रमों से परिचित होने लगे। इन्हें ज्ञात हुआ कि अबिसीनिया जैसे छोटे से देश ने इटली जैसे देशों को संगठित शक्ति के बल पर पराजित कर दिया। उपर्युक्त घटनाओं के पश्चात भारत में संगठित होने के साथ साथ सामाजिक और धार्मिक सुधारों के युग शुरुआत हुई। राजा राम मोहन राय ने जहां सामाजिक कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया, तो वहीं स्वामी दयानंद जी ने वेदों की ओर लौटो यानी कि वेदों की ओर लौटो का नारा दिया, यानी कि वेदों की ओर लौट चलो या वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। हेनरी विवियन डोरिजियो, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, एम.जी. रानाडे, श्रीमती एनी बेसेंट और स्वामी विवेकानंद आदि के प्रयासों में भारत में पुनर्जागरण की हवा तेजी से फैलने लगी और भारतीयों के अंदर एक आत्मविश्वास जाग उठा। उन्हें अपनी संस्कृति पर गौरव होने लगा। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो की विश्व धर्म संसद में 11 सितंबर 1893 ईस्वी में भाषण देकर एक गौरवशाली भारतीय संस्कृति का झंडा विश्व में लहराया और इस प्रकार उपर्युक्त घटनाक्रम के पश्चात भारतीय अपनी संस्कृति के प्रति गौरवान्वित होकर अंदर स्वतः स्फूर्ति का जनसंचार हुआ, जिससे भारत में पुनर्जागरण शुरू हुआ और इसने धीरे धीरे आंदोलन के रूप ले लिया। पुनर्जागरण का आंदोलन एक ऐसा आंदोलन था जिसने भारतीय जनजीवन व संस्कृति के प्रायः समस्त पक्ष को गहराई तक प्रभावित किया। तो ये था आपका यानी कि 3rd नंबर क्वेश्चन, भारतीय पुनर्जागरण से आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्ले मिंटो सुधार के बारे में आप क्या जानते हैं। इसमें लिखेंगे 1906 ईस्वी में 3 प्रकार के दृष्टिकोण प्रस्तावित सुधारों के संबंध में थे जो मार्ले मिंटो जी के द्वारा था। एक मुसलमानों द्वारा, सेकंड नंबर दूसरा गोखले द्वारा और तीसरा मार्ले द्वारा। जो मार्ले किसी भी प्रकार संसदीय प्रणाली भारत में स्थापित करना, जो संसदीय प्रणाली थी वो भारत में स्थापित करना चाहते। वह उग्र तथा क्रांतिकारियों की गतिविधियों को विस्तार रोकने के लिए नरम दल व अंग्रेजी सरकार की ओर मिलाए रखना चाहते थे। यह कार्यकारिणी की निरंकुशता में कमी नहीं करना चाहते थे। मार्ले से अधिक प्रतिक्रियावादी मिंटो थे, जो अंग्रेजी नौकरशाही के प्रभाव में आकर यह चाहता थे कि लेजिस्लेटिव काउंसिलों के सदस्यों को अधिक भागों में बांट दिया जाए, जिससे उच्च शिक्षा प्राप्त वकीलों कम समय में उपस्थित हों। इसलिए उसने विशिष्ट वर्गों के प्रतिनिधित्व को सर्वोपरि रखा। सन 1909 ईस्वी के अधिकांश प्रस्ताव मूल रूप से मार्ले के हैं, यद्यपि उसी के इच्छा अनुसार मिंटो ने प्रस्ताव का श्रेय ऊपर लिया। सन 1909 ईस्वी के पास किए सुधार अधिनियम इंडियन काउंसिल एक्ट को मार्ले मिंटो सुधार कहा जाने लगा और इसकी मुख्य धाराएं निम्नलिखित थीं। कौन कौन सी थीं इसकी मुख्य धाराएं, वो आपको यहाँ पे हम बताएंगे। फर्स्ट नंबर तो उनका जो मुख्य धारा थी, केंद्रीय काउंसिल में विकृति संबंधी कार्यों के लिए अतिरिक्त सदस्यों की संख्या 60 कर दी गई, जिनमें 27 निर्वाचित, 33 थे वो मनोनीत थे। कार्यकारिणी 6 सदस्य, एक सेना अध्यक्ष और एक प्रांतीय गवर्नर तथा गवर्नर जनरल को मिलाकर 69 सदस्यों को केंद्रीय लेजिस्लेटिव काउंसिल में स्थापित की गई और इन अतिरिक्त सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष था। सेकंड नंबर था मुंबई, मद्रास, बंगाल, यूपी की प्रांतीय काउंसिलों में भी अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 50 कर दी गई, जिसमें निर्वाचित सदस्यों का बहुमत होता था। छोटे प्रांतों के लिए यह संख्या 30 थी। थर्ड नंबर में लेजिस्लेटिव काउंसिल के कार्यों और अधिकारों में भी वृद्धि कर दी गई। अब उन्हें सार्वजनिक हितों के में संबंध प्रस्ताव का बहस करने, पूरक प्रश्नों के पूछने का अधिकार मिल गया। फोर्थ नंबर आता है इसमें वार्षिक बजट पर बहस करने का अधिकार भी दिया गया, लेकिन इस पर मतदान नहीं करवा सकते थे। काउंसिल के अध्यक्ष को किसी भी प्रस्ताव को रखने की अनुमति ना देने का अधिकार था।
5 नंबर था गवर्नर जनरल तथा गवर्नर की कार्यकारिणी में एक एक भारतीय सदस्य भी नियुक्त किया जाता था। तो ये था आपका 4 नंबर मार्ले मिंटो के बारे में। उसके बाद फिर आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 5 नंबर, टीपू सुल्तान की उपलब्धियों की विवेचना कीजिए। टीपू सुल्तान के बारे में यहाँ पे हम आपको बताएंगे। टीपू सुल्तान का भारतीय इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। इनका जन्म सन 20 नवंबर 1751 ईस्वी को हुआ था। वह अंग्रेज़ों का कट्टर शत्रु था। उसने अंग्रेज़ों को भारत से निकालने का पूर्ण प्रयास भी किया था। इसलिए अंग्रेज इतिहासकार ने उसको निर्दयी तथा अत्याचारी शासक माना। उसका दृष्टिकोण बड़ा कुंठित और बर्बर था। हैदर अली ने जिस राज्य को अपने श्रम तथा शौर्य को स्थापना की, टीपू ने उसी राज्य को अपनी अदूरदर्शिता तथा अनितिज्ञता से समाप्त कर डाला। कर्नल विल्सन जी के अनुसार हैदर शायद ही अभी कभी गलती करता और टीपू शायद ही कभी ठीक रास्ते पर चलता। टीपू ने दूरदर्शिता का अभाव था और उसने अपने पड़ोसी राज्यों की सहायता न प्राप्त करके दूरस्थ देशों जैसे फ्रांस और अन्य मुस्लिम राज्यों से सहायता प्राप्त करने की कोशिश की। और इसी कारण मैसूर में वह कहावत थी कि हैदर जन्मा था साम्राज्य निर्माण के लिए और टीपू पैदा हुआ था उसके विनाश के लिए। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक था। फिर आता है इसमें आपका तृतीय मैसूर युद्ध, जो टीपू ने कार्नवालिस की सामना किया था। जो मैसूर युद्ध था, तृतीय मैसूर युद्ध, टीपू और कार्नवालिस के युद्ध बीच में हुआ था। घमासान युद्ध के उपरांत टीपू पराजित हुआ और उसे पीछे हटना पड़ा। 1792 ईस्वी में टीपू ने आत्मसमर्पण किया और श्रीरंगपट्टम की संधि करनी पड़ी। संधि के अनुसार टीपू को 3 करोड़ रुपया, लड़ाई का हर्जाना तथा आधा राज्य देना पड़ा। इसी प्रकार चतुर्थ मैसूर युद्ध बेलेजली और टीपू के मध्य हुआ। टीपू ने सहायक संधि को अस्वीकार कर दिया और फलतः टीपू के विरुद्ध 1799 ईस्वी में युद्ध की घोषणा कर दी और विवश होकर टीपू ने श्रीरंगपट्टम के दुर्ग में शरण ली। दुर्ग की रक्षा करता हुआ वीर पुरुष 4 मई 1799 में दुर्ग के फाटक पर मारा गया और इसी प्रकार आपसी फूट के कारण मैसूर पर अंग्रेज़ों का प्रभुत्व स्थापित हो गया। युद्ध में विजयी होने के उपरांत अंग्रेज़ों ने मैसूर राज्य का विभाजन कर दिया और एक इतिहासकार के अनुसार टीपू कठोर तथा स्वेच्छाचारी शासक था, तथापि वह सदैव अपनी प्रजा के सुख दुख का ध्यान रखता था और उसकी राज्य सुख संपन्न था। तो यह था टीपू सुल्तान के बारे में। उसके बाद फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्य समाज के प्रमुख सिद्धांत तो कौन कौन से हैं। अब इसमें आपका आता है कि आर्य समाज के जो प्रमुख सिद्धांत हैं वो निम्नलिखित हैं। फर्स्ट सिद्धांत है उसमें बताया गया है कि ईश्वर एक है। ईश्वर की उपासना का मूर्ति पूजा से कोई संबंध नहीं है। सेकंड नंबर है दोस्तों, इसमें कहा गया है कि वेद वाक्य ईश्वर वचन है, सत्य है। थर्ड नंबर जो वाक्य बताया गया है कि वेद धर्म आगम का सिद्धांत की मानता है। फोर्थ नंबर मोक्ष का अर्थ अवागमन से मुक्ति और यह मुक्ति ईश्वर की कृपा से ही संभव है। 5 नंबर ईश्वर सच्चिदानंद निराकार सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान तथा दयावान है। यह अजर अमर है, वह अजन्मा है, इसकी उपासना ही उचित है। 6 नंबर बताया गया है कि वेदों का अध्ययन मनन तथा अनुशीलन श्रेयस्कर है क्योंकि वेद ही शिक्षा तथा ज्ञान का भंडार है। 7 नंबर बताया गया है कि कार्य का औचित्य की कसौटी पर कसकर करना चाहिए। 8 नंबर समाज का उद्देश्य मानव जाति की शारीरिक आत्मिक एवं सामाजिक उन्नति करके मानव समाज का कल्याण करना चाहिए। 9 नंबर बताया गया कि सत्य को ग्रहण करना व असत्य को त्याग करना चाहिए। 10th नंबर है दोस्तों कि अविद्या का नाश कर तथा विद्या का प्रचार करना चाहिए। 11th नंबर है कि व्यक्ति के साथ उसके गुणों के अनुरूप प्रेम करना चाहिए और न्याय का व्यवहार करना चाहिए। 12th नंबर आता है कि समाज की उन्नति को अपनी उन्नति समझना चाहिए
और आर्य समाज ने भारत में एक नवीन चेतना का सूत्रपात किया, जिससे हिंदुओं के आत्मसम्मान में वृद्धि हुई और इस संस्था ने शुद्धि मार्ग को जन्म दिया और तथा छुआछूत मिटाने की दिशा में ये प्रयास किया। तो ये आपका दोस्तों था खंड बा। इसमें केवल आपको 4 प्रश्न करने थे। उसके बाद फिर आपका आता है खंड सा। खंड सा में आपको केवल 2 प्रश्न करने हैं और जिसका आंसर आपको 450 शब्दों में देना है। अब इसमें आपका आता है 7 नंबर क्वेश्चन कि भारत में पुर्तगाली शक्ति के उत्थान का वर्णन कीजिए। 8 नंबर प्रश्न है कि भारत में ब्रिटिश शक्ति के आगमन एवं सफलता की विवेचना कीजिए। 9th नंबर प्रश्न है कि प्लासी युद्ध के कारणों और परिणामों की समीक्षा कीजिए। और फिर 10th नंबर आपका क्वेश्चन है कि लॉर्ड रिपन के सुधारों का उल्लेख कीजिए और उसे स्थानीय शासकीय स्वशासन यानी कि उसे स्थानीय भारतीय स्वशासन का स्थापना यानी कि संस्थापक क्यों कहा जाता है। जो स्वशासन का संस्थापक है उसे क्यों कहा जाता है लॉर्ड रिपन के सुधारों का। तो ये आपको निखंडसा के 2 प्रश्न करके हम आपको अलग से वीडियो बना देंगे, जिससे कि आपको पढ़ने में और आपको समझने में आसानी हो जाएगी। और आपको अगली वीडियो में हम आपके साथ फिर से उपस्थित होंगे। धन्यवाद दोस्तों। और वीडियो अच्छी लगी हो ज़रूर लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और एक दूसरे को वीडियो को ज़रूर शेयर करते रहिए दोस्तों।